आई वेलकम यू बैक इन दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो पे हम बात करेंगे अज़रबैजान ने आखिर क्यों रोके इंडिया के हथियार जो जा रहे थे आर्मेनिया की तरफ। तो इस पे एक गहन चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथ ही साथ जो आर्म्स और एम्यूनिशंस आर्मेनिया को जो है इस समय ईरान के थ्रू इंडिया सप्लाई कर रहा है, उस पे जो है अज़रबैजान रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ चाह रहा है कि जो इंडिया का मल्टी बैरल पिनाका डिफेंस सिस्टम है, रॉकेट डिफेंस सिस्टम है, वो आर्मेनिया को ना मिल पाए, लेकिन अब वो सप्लाईज पूरी होने वाली हैं कुछ ही समय में। और आज ये एक इंटरनेशनल टॉपिक यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिला है। तो बेसिकली पूरी क्या बात है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अज़रबैजान और जो आर्मेनिया को कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है दोस्तों। अगर हम बात करें तो 100 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट हम बोल सकते हैं। जब तक यूएसएसआर का फॉल नहीं हुआ था 1991 में, तब से जो है कि तब तक जो है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन जब उसके बाद जब यूएसएसआर का फॉल हुआ 1991 के बाद, तो उसके बाद जो स्कर्मिशेस थे, साथ ही साथ जो है कि फुल स्केल वॉर यहाँ पे हमें देखने को मिला दोनों कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन देखिए नगोर्नो काराबाग जो एक रीज़न है आपका अज़रबैजान के अंदर, है ना, जो हमेशा से आर्मेनिया क्लेम करता है, लेकिन इंटरनेशनली उसको जो है कि अज़रबैजान का हिस्सा माना जाता है। जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो एथनिक आर्मेनियंस हैं, जो आपके नगोर्नो काराबाग रीजन में रहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू बताऊं, देखिए आज की इस वीडियो में मैंने मैप्स काफ़ी रखे हैं, फुटेजेस काफ़ी रखे हैं, और जितना हो सके मैं प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। तो देखिए जो आपका बेसिकली ये जो नगोर्नो काराबाग वाला रीजन है, ये अज़रबैजान के अंदर आता है। एंड जो यही रीज़न है, आर्मेनिया क्लेम करता है कि ये हमारी टेरिटरी है। तो इस वजह से जो है कि यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इन दोनों नेशंस के। तो कुछ रीज़न जो ग्रीन वाला है वो आपको आर्मेनिया के अंदर भी दिखेगा, अज़रबैजान का। तो ये जो इंपॉर्टेंट दो रीजन्स है, इन्हीं को लेकर यहाँ पे लड़ाई रहती है, टसल रहती है हमेशा इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और रशिया इसमें क्या मेजर भूमिका निभाता है, तो इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित टॉपिक रहता है। तो अभी जो इस समय सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ ये निकल के आ रही है, जो आर्मेनिया को है इंडिया ने पिनाका डिफेंस रॉकेट सिस्टम यहाँ पे सप्लाई करा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है कि अज़रबैजान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल हमें देखने को मिली। जो वहाँ के जो इंडिया के एम्बेसडर टू अज़रबैजान थे, उनको डायरेक्टली जो है कि प्रेसिडेंट ने बुलाया और उनसे बात करी कि प्लीज़ आप इनको जो है कि रोकिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है वो कारगिल वॉर में भी यूज़ हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा घातक माने जाते हैं अगर हम बात करें फुल स्केल वॉर के अंदर। तो ये टेंशन यहाँ पे एस्केलेट्स हमें होते हुए देखने को मिल रही है कॉकेसस रीजन के अंदर, है ना। तो जो बेसिकली आपका ये आपका आर्मेनिया और अज़रबैजान वाला रीजन है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कॉकेसस रीजन, कॉकेसस रीजन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत की शान पिनाका डिफाइल मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम यहाँ पे आपको देखने हुए राजपथ पे परेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही जो रॉकेट सिस्टम है अभी फ़िलहाल जो है आर्मेनिया को दिया है इंडिया ने। तो इसी को लेकर आज ये हम बात करेंगे। और देखिए पहली चीज़ मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए बंदर अब्बास जो पोर्ट है यहाँ पे ईरान में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास आपको दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा बिजीएस्ट पोर्ट रहता है अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया के अंदर। तो यहीं से जो है कि ईरान के थ्रू जो है कि अज़रबैजान में यहाँ पे एंट्री हुई है। अब देखिए जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मेगरी, ये जो रीज़न है यहाँ पे करंटली अभी इस समय, यहाँ से जो है कि ईरान के थ्रू जो है मेगरी रीजन से होते हुए जो बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है ईरान और अज़रबैजान का, मेगरी के पास, यहीं से जो है कि रॉकेट सिस्टम जो है आर्मेनिया की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है कि अज़रबैजान ने इसे रोकने की कोशिश करी, साथ ही साथ जो है कि यहाँ पे ब्लॉकेट्स करने की कोशिश करी, ताकि जो मिसाइल सिस्टम है वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं वो आर्मेनिया के पास ना जा पाएँ। तो आई होप आपको ये बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो गया होगा कि आखिर इस समय ये जो टेंशन्स हैं वो इतने ज़्यादा एस्केलेशंस की तरफ क्यों दिखाई दे रही है, हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब देखिए मैंने नगोर्नो काराबाग की रीज़न की यहाँ पे बात करी। अब कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना वॉर है, ठीक है। और सितंबर 2020 में जैसे कि हमें स्कर्मिशेस देखने को मिले नगोर्नो काराबाग रीजन में, यहाँ पे फुल स्केल जो वॉर था वो 1 महीने तक यहाँ पे चला। साथ ही साथ जो है कि आर्मेनियंस जो अज़ेरीज़ माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर अटैक देखने को मिला। तो जो यहाँ पे बेसिकली एक रिटेलिएशन करा किसने, अज़रबैजान ने आर्मेनिया के ऊपर। तो अज़रबैजान की वहाँ पे विक्ट्री भी साबित हुई, आर्मेनिया हार गया। तो जो इतना बड़ा ये प्रॉब्लम यहाँ पे हमें इशू देखने को मिला, ये 2020 के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें यहाँ पे नज़र आया। अब देखिए जो आर्मेनिया की साइड है ना, मैं अगर बात करूँ तो आर्मेनिया को अगर हम बात करें साइड जो उसकी ले रहा है इस समय, इंडिया, ईरान और जो है आर्मेनिया, ये 3 कंट्रीज ट्राइलेटरल अपना ग्रुप बना के चल रहे हैं।
और उनके खिलाफ जो आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान, पाकिस्तान, साथ ही साथ जो है कि टर्की जो है कि हमेशा से चाहता है कि वो जो सेंट्रल एशिया है वहाँ का लीडर बनना चाहता है। लेकिन टर्की की सारे देशों में दखलंदाजी के कारण जो है कि टर्की को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना भी यहाँ पे करना पड़ता है। जैसे कि इंडिया के कश्मीर इशू पे जो है कि टर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता हुआ आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम अजरबैजान की बात करें तो उसने भी जो है कि कश्मीर के इशू में जो है पाकिस्तान का साथ दिया। तो इस वजह से जो है कि इंडिया की एंट्री यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ना। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ आई होगी कि जो ट्राइलेटरल यहाँ पे ग्रुप्स बने हैं दोनों कंट्रीज़ के, जो दोनों कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रुपिंग क्या बनी हुई है, ये मैंने अभी बात करी। अब देखिए, जब 1918 में रशियन एम्पायर का फॉल हुआ, अब हम हिस्ट्री की तरफ वापस आ रहे हैं। जब 1918 में रशियन एम्पायर का फॉल हुआ तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ देखने को मिली जो पहले से रशिया के अंडर ही आती थी। एथनिक, एक आर्मेनियंस और दूसरे थे अजेरीज उन्हें कहा जाता है जो आर्मेनिया के लोग होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों नेशंस में तो फिर जब वहाँ पे फॉल हुआ यूएसएसआर का, अगर हम बात करें 1918 में, जब वहाँ पे जो है कि उनने बोला कि हम, रशिया ने बोला कि हम जो है कि यूएसएसआर ने 3 साल के बाद जो कॉकसस रीजन को जो है कि इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान ने दो डिफरेंट कंट्रीज बनती हुई नजर आई। तो इसी वजह से जो है कि टेंशन फिर जो है कि नगोर्नो काराबाग का हिस्सा किसका होगा वो लेकर यहाँ पे उभरती हुई देखने को मिली। अब जो यहाँ पे एथनिक पॉपुलेशन है वो आर्मेनियन रहती है नगोर्नो काराबाग में। तो जो पॉपुलेशन कहती है कि भाई हमको जो है आर्मेनिया में मिलाओ। तो इस वजह से जो है कि ये जो यहाँ पे वॉर है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। और 1980 में जब यूएसएसआर जो है कि ग्लासनॉट पॉलिसी लेके आया, क्या ग्लासनॉट पॉलिसी में क्या था कि जितने भी उसके अंदर नेशंस आते थे उनको फ्रीडम देना शुरू कर दिया यूएसएसआर ने ग्लासनॉट पॉलिसी के अंदर। फिर हम देखते हैं कि 1991 में, 1980 के बाद 1991 में यहाँ पे फॉल ऑफ यूएसएसआर हुआ। तो उसके बाद जो है कि फुल स्केल वॉर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हमें देखने को मिला। ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे हिस्ट्री की। अब देखिए, जब बंदर अब्बास पोर्ट से यहाँ पे आर्मेनिया की तरफ अम्यूनिशंस जा रहे हैं तो मेगरी यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे इसको रोका जा रहा है, ठीक है। जो पिनाका डिफेंस सिस्टम है और जो भी हथियार भारत इस समय आर्मेनिया को अवेलेबल करा रहा है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा एस्केलेटिंग टेंशंस हमें देखने को मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की हमेशा से नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी रही है। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी एक नेहरूवियन आइडिया था जिसमें हम कोई भी देश के साथ जो है कि पर्टिकुलर एक ग्रुपिंग नहीं बनाएंगे। जैसे नेटो आज हमें बोलता है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो हमारा जो हमेशा से स्टांस रहा है कि हम जो है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास करते हैं, ना कि यूनिपोलर वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब देखिए, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उभर के आता है कि जो मेजर पावर है वो क्यों नहीं इस वॉर के अंदर आ रही है, ठीक है ना। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, ये क्यों नहीं इसको सपोर्ट कर रही है। जैसे कि अगर आप बात कर सकते हैं कि रशिया के अंदर पहले जो है कि अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों आते थे, उसके बाद वो अलग हुए। तो रशिया यहाँ पे जो है कि दोनों के साथ अपने जो कि अपने रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे बना के चलता है। अगर खासकर हम बात करें आर्मेनिया के साथ, क्योंकि आर्मेनिया जो है ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेटेड देश है। और वहीं पे अजरबैजान की बात करें तो वो एक जो है कि इस्लाम को फॉलो ज़्यादा करता है। और हिस्टोरिकल लिंकेजेस जो है अजरबैजान और टर्की के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस वजह से जो है कि हमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक सोफिस्टिकेटेड सिचुएशन देखने को मिल रही है ना। लेकिन रशिया यहाँ पे कोशिश करता है कि हम जो है कि इसको बैलेंस करके चले। तो इस वजह से जो है कि यहाँ पे अगर जैसे अमेरिका इसमें एंटर करता है तो देखिए, रशिया और अमेरिका अगर डायरेक्ट आमने सामने होंगे तो ये एस्केलेशन काफ़ी ज़्यादा और बढ़ सकती हैं। और कोई जो भी आर्म्स और एम्यूनिशंस का जो रीजनल सपोर्ट है तो इसलिए प्रोवाइड करना पड़ता है ईरान, इंडिया, टर्की जैसे कंट्रीज़ को, ठीक है। तो ताकि जो है कि एक जियोपॉलिटिकल बैलेंस बना रहे इस सेंट्रल एशियन नेशंस के बीच, इन दो सेंट्रल एशियन नेशंस के बीच में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आई होंगी। 2020 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फुल स्केल वॉर हुआ, लेकिन अब जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस इंडिया भेज रहा है तो उस वजह से भी टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुई दिखाई दे रही हैं। तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज़ की बात करें, यहाँ पे बोडम बांडुंग प्रिंसिपल्स को यहाँ पे हमने फॉलो करा, साथ ही साथ जो है कि नॉन अलाइनमेंट हमने मूवमेंट चलाया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब देखिए, जो है कि ना हमने जो है कि आर्मेनिया को सपोर्ट करना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब पाकिस्तान भाई कश्मीर इशू में टर्की जो है कि कश्मीर इशू में जो है कि पाकिस्तान जो है कि कश्मीर इशू में टर्की को लेके आता है, तो उसी हिसाब से अगर हम आर्मेनिया का सपोर्ट कर सकते हैं जब वहाँ पे वो घिरा हुआ है, तो उसमें क्या गलत बात है भाई। तो इसलिए जो है कि इंडिया को यहाँ पे एक मेजर जो है कि एक यहाँ पे मेजर डिफेंस पार्टनर यहाँ के बन के आना पड़ रहा है आर्मेनिया के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
लेकिन अब देखिए ऑर्डर यहाँ पे अगर हम बात करें जो कि आपका पिनाका आर्टिलरी सिस्टम, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका ऑर्डर जो है कि भारत जो आपका आर्मेनिया है, भारत को पहले ही 2021-22 के बीच में दे दिया था। तो आप देख सकते हैं इस समय जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर से जो है पिनाका मिसाइल्स काफ़ी तेज़ी से यहाँ से निकलती हुई देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ पिनाका जो सिस्टम है इसकी पूरी, देखिए जो पिनाका सिस्टम है ना, बेसिकली वो आपका 200 करोड़ जो कि यहाँ पे 2000 करोड़ का ऑर्डर आया था आर्मेनिया से इस समय, ठीक है। तो बेसिकली अब जो है कि ये अभी इस समय जो है कि 44 सेकंड्स में जो है कि ये आपके 12 रॉकेट्स यहाँ पे दाग सकता है, इतनी इसकी कैपेबिलिटी है। साथ ही साथ 1 किलोमीटर के रेडियस में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। ये रॉकेट सिस्टम की बात करें तो 44 सेकंड में जब 12 इतनी खतरनाक मिसाइल्स निकलेंगी तो अज़रबैजान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डर लग रहा है। और इसी वजह से जो है कि अज़रबैजान ने इंडियन एम्बेसडर को बुलाया कि सप्लाई आर्मेनिया को कट ऑफ करिए, वरना हम जो है कि एक फुल स्केल फिर दोबारा से वॉर में उतर सकते हैं। तो अगर अब मैं बात करूं, देखिए पिनाका सिस्टम भारत की शान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए कारगिल वॉर में हमने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट डिफेंस सिस्टम का यूज़ करा। तो इसमें जो पहली चीज़ आपको देखने को मिलती है वो है लोडर कम व्हीकल। लोडर कम व्हीकल क्या चीज़ है, देखिए इसमें जो है कि रॉकेट्स ट्रांसफ़र करे जाते हैं। एक हाइड्रोलिक आप बोल सकते हैं कि क्रेन है, हाइड्रोलिक क्रेन है जिसकी मदद से इसी की मदद से जो है कि रॉकेट्स को ट्रांसफ़र करा जाता है किसमें, रॉकेट लॉन्चर व्हीकल के पोर्ट्स में। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़, इसमें दूसरा पार्ट जो रहता है पिनाका डिफेंस सिस्टम में वो रहता है बैटरी कमांड पोस्ट, जिसे हम BCP कहते हैं। तो ये क्या करता है कि जो रॉकेट की एफिशिएंसी है, सटीक वार और बैटल मैनेजमेंट जो टेक्निक्स, जो बैटल मैनेजमेंट है बेसिकली उसको कैसे रेगुलेट करना है, वो ये कमांड पोस्ट करता है आपका, जिसको हम बोलते हैं बैटरी कमांड पोस्ट। अब इसमें तीसरा स्टेज जो आता है वो आता है रॉकेट लॉन्चर व्हीकल। इसी की मदद से जो है कि यहाँ पर रॉकेट्स दागे जाते हैं। तो बेसिकली जो हमने पहली बात करी थी लोडर कम व्हीकल, उससे तो हम रॉकेट्स उठाएंगे, ठीक है ना, उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से उठाएंगे। और जो छेद दिख रहे हैं आपको इसमें, गोल गोल सर्कल्स जो आपको दिख रहे हैं इसके आगे, इसी के अंदर जो है इन्हीं को हम पॉड्स कहते हैं, इन्हीं के अंदर हम जो है रॉकेट्स को फिल अप करेंगे, ठीक है। तो इसी की मदद से जो है कि यहाँ पे हम रॉकेट्स को दागते हैं, जो ये 3 पार्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसे सक्सेसफुल डिफेंस सिस्टम यहाँ पे बना देता है। तो आई होप आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा समझ आई होगी। अब मैं बात करूँगा, देखिए अज़रबैजान साइड क्या कह रहा है। अज़रबैजान साइड की अगर हम बात करें तो देखिए हम यहाँ पे एक एक्सेस जो है आर्मेनिया ने बना लिया, एक एक्सेस जो है अज़रबैजान ने बना लिया। तो इससे जो है कि मल्टी बिलियन आर्म्स और एम्यूनिशंस का परचेज हो रहा है यहाँ पे, अभी अज़रबैजान कर रहा है। जैसे कि पाकिस्तान, इसराइल से उसने काफ़ी ज़्यादा हाईटेक हथियार खरीद लिए हैं, साथ ही साथ टर्की से भी कर रहा है। पाकिस्तान से जो है कि अज़रबैजान JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पे खरीद चुका है। एवियोनिक्स में उसने काफ़ी ताकतवर ड्रोन्स यहाँ पे खरीद लिए हैं। साथ ही साथ जो है कि जो 45 डे का वॉर नहीं चला था 2020 में, मैंने अभी आपको बताया जो फुल स्केल वॉर चला था 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए, तो उसमें जो है कि अज़रबैजान ने जो है काफ़ी खतरनाक ड्रोन्स का यूज़ करा आर्मेनिया के खिलाफ। तो आई होप आपको अज़रबैजान का साइड यहाँ पर समझ आया होगा। तो बट अभी अज़रबैजान ये बोल रहा है कि आप जो है कि अगर आप इस चीज़ को बढ़ाते हो इंडिया, ठीक है ना, इंडिया अगर अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो है कि आर्मेनिया को देता है तो इससे क्या होगा कि एक डैमेज होगा पीस एंड सीज फायर एग्रीमेंट्स को। साथ ही साथ जो है कि मिलिटरलाइजेशन ऑफ आर्मेनिया को रोकना पड़ेगा, ये यहाँ पे अज़रबैजान साइड बोल रहा है, ठीक है, यहाँ के लोग की साइड्स बोल रहे हैं। और साथ ही साथ जो है कि स्टॉप करना पड़ेगा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को, जो मैंने बेसिकली आपको बताई दिया। अभी हम बात करेंगे CSTO क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे अभी पिनाका डिफेंस सिस्टम बनाया, मल्टी रॉकेट्स जो डिफेंस सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा इस समय जो है कि आपके लिए आर्मेनिया के लिए। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि हम जो है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है आर्मेनिया रशिया से क्यों नहीं डायरेक्टली खरीद लेता है। देखिए अगर रशिया अपने डिफेंस सिस्टम्स या फिर कोई भी रॉकेट्स वगैरह आर्म्स एंड एम्यूनिशंस अगर इनको सप्लाई करेगा तो इससे जो है कि ये वॉर काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगी। तो इस वजह से आर्मेनिया ना रशिया जो है कि वॉर में जो है कि आर्मेनिया का सपोर्ट करता है, ना ही अज़रबैजान का। तो वो एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे CSTO की। अब CSTO क्या है, देखिए CSTO क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका नेटो यूरोप में एक पूरा सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेटो जिसे हम बोलते हैं। और वैसे ही ये एक दूसरा जो सेकंड पोलर वर्ड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं CSTO। इसमें आपके आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, ये 6 कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं।
इनका जो मेन मकसद रहता है मेंटेन्स अ पीस कीपिंग फोर्स एंड दैट हैव बीन डिप्लॉयड टू एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान. फोर्सेज इज इम्पोज्ड is composed of troops from the member states and designed for the provide stability and security in the region. जैसे कि यूएन की यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, वैसे ही इनके पास भी अपनी खुद की एक पीस कीपिंग फोर्स है, ठीक है, जो क्या है कि कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज़ में जो है कि ये रहती हैं. जैसे अभी अजरबैजान और आर्मेनिया का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे जो है कि CSTO की पीस कीपिंग फोर्सेज वहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है, ताकि जो है कि वो जो इशूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट ना हो, ठीक है. तो आई होप आपको CSTO का रोल भी इसमें समझ आया होगा. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया के पर्सपेक्टिव से. तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जानकारी देखने को मिली होगी, और मैं सोचता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इससे भी बढ़िया बना के लाऊं. और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग. जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय.